सबसे पहले हम जब जेनेटिक्स में देखते हैं, मेंडल सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल आए। तो मेंडल साहब का ये कहना था कि भाई देखिए सबसे पहले इनका कहना था कि पेरेंट से, है ना? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई चीज़ ट्रांसफर होती है। जो ट्रांसफर होती है, जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। तो उसने बोला कि पेरेंट से, 1 मिनट रुकना। हाँ, देखो मेंडल साहब का ये कहना था कि पेरेंट से जो बच्चों में जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। और यही जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर ही क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक को लेके आते हैं। तो उसका ये कहना था कि जैसे हमारे पेरेंट्स है हमारे अंदर, है, तो बच्चों को बोला गया ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो ऑफस्प्रिंग्स हम किसी भी बच्चे को बोल सकते हैं, चाहे वो प्लांट का बच्चा हो, चाहे वो एनिमल का बच्चा हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे किसी को, है ना? इसीलिए कॉमन टर्म यूज़ करते हैं ऑफस्प्रिंग। तो मेंडल का ये कहना था कि देखो पेरेंट्स से बच्चों में कोई चीज़ ट्रांसफर होती है, उस चीज़ का मेंडल ने नाम दिया फैक्टर। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। उसने बोला फैक्टर एक फिजिकल यूनिट है, मतलब ये ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई इनविजिबल चीज़ है। तो एक फिजिकल यूनिट है, जो कि ट्रांसफर होती है। ये केमिकल हो सकता है, नॉन केमिकल हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये तय है कि ये चीज़ ट्रांसफर होती है ऑफस्प्रिंग में और ये कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के आती है। उसके बाद क्या हुआ कि मेंडल के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक साइंटिस्ट आया, ठीक है? वोल्डेयर। तो वोल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज की और उसके बाद जॉनसन ने कहा कि देखो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है ना? ये ट्रांसफर क्या हो रही है? दिस इज़ जीन्स। तो इन्होंने इसी फैक्टर को ही नाम क्या दे दिया? जीन्स। तो इसका मतलब जीन्स बच्चों स पेरेंट से उनके बच्चों में आ जाते हैं। ये बात मेंडल ने बताई, ये बात जॉनसन ने इन्हीं फैक्टर को ही जीन्स बोला, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि जीन्स होते हैं और ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। बहुत दिन तक ये बात एक कन्फ्लिक्टिंग बात रही। लोगों का मानना था कि जीन्स या जो फैक्टर हैं, दे आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, है ना? तो बहुत दिन तक ये माना जाता रहा कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ठीक है? कन्फ्लिक्टिंग बात ये थी, कुछ साइंटिस्टों का ये कहना था कि ये डीएनए है ना? कुछ का कहना था प्रोटीन है, कुछ का कहना था डीएनए। अब आती है बात, यहाँ तक बात जो ऊपर वाली बात थी, ये बात थी मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मैं पूरी एकदम कहानी आपको बताता हूँ। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उनका कहना था कि देखो ये जो बच्चों से ये पेरेंट्स से जो उनके बच्चों में जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है, ये और जिसको मेंडल फैक्टर कह रहा है, ये चीज़ कोई केमिकल चीज़ है। वहाँ से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाती है ना? अच्छा, उनका ये कहना था कि भई ये जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कोई केमिकल चीज़ है, ये केमिकल चीज़ क्या है? कुछ का मानना था कि भई ये केमिकल चीज़ प्रोटीन है, कुछ का मानना था नहीं भाई ये प्रोटीन नहीं है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है ना? तो उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ग्रिफिथ, हम लोग पढ़ेंगे। ग्रिफिथ का ये कहना था कि भई ये जो बच्चों से ये पेरेंट्स से जो बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, ये जो चीज़ है एक केमिकल है और ये केमिकल का नाम है इसी देखो प्रोटीन या डीएनए पहले बात आई, उनका कहना था इस केमिकल का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें प्रोटीन और डीएनए भी हटा देते। उनका कहना था कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना? तो मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा था, ग्रिफिथ ने बोला कि दिस इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये कन्फ्लिक्टिंग इश्यू था कि फैक्टर, जीन्स या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर है क्या चीज़? कुछ लोगों का मानना था कि भई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1944 तक इनफैक्ट लोगों का ये मानना था कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज़ प्रोटीन। तो लोगों का मानना था कि प्रोटीन जो है 1944 तक, है ना? कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वही प्रोटीन ही है। लेकिन 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लिओड, पढ़ा होगा आपने, मैक्लिओड और मैककर थे।
मैककर्थी। तो एवरी मैक्लियोड और मैककर्थी ने कहा कि भैया जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आप कह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिस इज न्यूक्लिक एसिड। दिस इज न्यूक्लिक एसिड नॉट प्रोटीन। ठीक है? तो न्यूक्लिक एसिड में ये डीएनए है, ये प्रोटीन नहीं है। ये डीएनए या आरएनए हो सकता है ना? तो ये बात प्रूव एवरी और मैक्लियोड और मैककर्थी ने कही और इस बात को हर्शे और चेज ने भी प्रूव किया। हर्शे इसी बात को हर्शे और चेज इसी बात को प्रूव करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो माता-पिता से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जाने वाला काम करता है, दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एक्चुअली डीएनए एंड ही प्रूव्ड इट इन इस बात को उन्होंने प्रूव किया किसमें? वायरस में। ठीक है? और ऊपर वाला किसमें प्रूव किया गया था? इन बैक्टीरिया। ठीक है? यहाँ तक की ये पूरी स्टोरी है। समझ में आई बात? स्टोरी पूरी समझ में आ गई कि कहानी क्या है? यस सर। हुँ, ठीक है। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो मेंडल के पहले फैक्टर वाली बात करते हैं। मेंडल ने इस बात को प्रूव करने के लिए कि फैक्टर एक फिजिकल यूनिट है और ये पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में जाती है और कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जाती है। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने पी का प्लांट लिया, है ना? मटर का पौधा लिया और पी प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो पी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं, उन्होंने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को लिया, 7 कैरेक्टरिस्टिक को पी प्लांट के लिया और इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। तो कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिएगा मेंडल ने क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक लिया था पी प्लांट की, ठीक है? अब आ जाते हैं मेंडल के क्रॉस में, है ना? अब मेंडल के क्रॉस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट आप लिखो। ये बात लिख ली, नोट कर लिया ना आपने? ये मैं फिर से हालाँकि नोट कराऊँगा बीच-बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप नोट कर देंगे। पहला पॉइंट नोट करेंगे। टर्म टर्म जेनेटिक्स वाज़ टर्म genetics was coined by William Batson. Term genetics was coined by William Batson in 1906. ठीक है? ओके। अब एक फ्लूइड थ्योरी है। ये जेनेटिक्स के पहले की बात है। फ्लूइड थ्योरी। इनका कहना था कि एक फ्लूइड है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट से बच्चों में, है ना? एंड दैट फ्लूइड इज सीमेन एंड दैट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बात फ्लूइड थ्योरी जो देने वाले थे ही वाज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने फ्लूइड थ्योरी दी। ठीक है? और फिर उसके बाद आते हैं, हाँ, ये याद रखने चीज़ है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ये मेंडेलियन की पहली बात है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो थी, इट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। According to him, according to him, a teeny representative particle, according to him, teeny representative particle called pangene, called pangene or gamule, pangene or gamule, they transfer via blood to reproductive gamete, to reproductive gamete, they transfer via blood to reproductive gamete, full stop.
एक और चीज, वाइस मैन एंड साइंटिस्ट से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाइस मैन ने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। गैमीट को ये सब बोल रहे हैं जर्म प्लाज्म, गैम्यूल भी गैमीट को बोला जा रहा है जर्म प्लाज्म। तो उसने बोला कि जर्म प्लाज्म जो होता है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक है ना, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में आ जाते हैं। ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म, गैमीट ट्रांसफर होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर ही होता है। उसी को डार्विन पेंजीन बोल रहा है, गैम्यूल बोल रहा है ना। अभी तो पूरी सेल की बात हो रही है कि सेल ट्रांसफर होते हैं इसलिए कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है। लेकिन मेंडल ने कहा कि सेल नहीं, फिजिकल यूनिट को ही ट्रांसफर होती है, जिसको जीन्स को कह रहा था। मेंडल जान रहा था कि क्या चीज है, ठीक है। और उसके बाद फिर आती है ये जब प्लाज्म थ्योरी हो गई, इसके बाद आते हैं सम फिजिकल बेसिस, है ना, फिजिकल बेसिस, ठीक है। तो फिजिकल बेसिस में ये थ्योरी ऑफ फिजिकल बेसिस है, इसमें ये दिया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला कि, नोट कर लो, देयर आर जर्मिनल यूनिट, देयर आर जर्मिनल यूनिट्स called factor. There are germinal units called factor which transfer from parents to offspring and brings down characteristic. ठीक है। इसके बाद आती है केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मतलब डीएनए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, किसी पर्टिकुलर बंदे का कोई नाम नहीं है ना? और यहाँ पे फिर जीन्स आ जाते हैं कि दैट इज द जीन्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, फिर पढ़ते हैं केमिकल बेसिस, यही हमारे सिलेबस में दोनों चीजें, ठीक है। अब फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी में सबसे पहले हम देखते हैं मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट लिया, पाइसम सटाइवम, है ना, मटर का उन्होंने प्लांट लिया, एक्सपेरिमेंटल प्लांट। वेट, तो देखो मेंडल ने पी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिए, मैं भी आपको बताता हूँ। एक मिनट, गिव मी 1 सेकंड। देखो
मेंडल ने क्या क्या लिया? तो मेंडल ने सबसे पहले इन्होंने लिया सीड शेप, है ना? तो सीड शेप कैसा होता है? दो तरह के सीड पाए जाते हैं पी में, राउंड और दूसरा रिंकल्ड, ठीक है ना? अच्छा, इन्होंने जिसको सेलेक्ट किया था, उस जो पी को सेलेक्ट किया हुआ था, वो पी एक्चुअली पाइसम सैटाइवम था, है ना? दिस वाज पाइसम सैटाइवम। मटर दो होते हैं, पाइसम सैटाइवम, ठीक है? पाइसम सैटाइवम जिसको मेंडल ने सेलेक्ट किया, वो इसको हम लोग गार्डन पी या एडिबल पी, जिसको हम लोग खाते हैं, ये गार्डन पी है, याद रखना। गार्डन पी, है ना? और दिस इज एडिबल, जिसको हम लोग खाते हैं। दूसरा क्या है, एक और मटर होता है लेथाइरस ओडोरेटस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड पी है। लेथाइरस ओडोरेटस भी कई सारी जगह एग्जांपल में, लेथाइरस ओडोरेटस एडिबल पी नहीं होता और उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज करते, याद रखिएगा। लेथाइरस ओडोरेटस भी ये है, वाइल्ड पी है ना? और गार्डन पी जिसको बोलते हैं, ये है पाइसम सटाइवम। तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो था मेंडल का, दैट वाज द पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम में इन्होंने क्या किया लिया, एक तो सीड का शेप लिया, तो सीड दो तरह के होते हैं, एक तो राउंड शेप के, दूसरा रिंकल, इस तरह के शेप दिखाई देते हैं। तीसरा सीड कलर, है ना? या कई सारी जगह आपको लिखेगा कॉटिलीडन कलर या सीड कोट कलर। तो सीड कोट का या कॉटिलीडन का कलर था, एक येलो होता है और दूसरा होता है ग्रीन होता है। अब देखो जो ऊपर वाले हैं ना, ये बात याद रखने लायक है, जो ऊपर वाले हैं दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, और जो नीचे वाले हैं ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। मैं लिख देता हूँ, दिस इज, ये जो पूरी लिस्ट दी गई है, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, और नीचे वाली क्या है, ये सब रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, रिसेसिव, है ना? राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, ऊपर। अब देखो यहाँ पे पॉड का शेप, ये जो इसकी फली होती है, एक तो इन्फ्लेटेड, ये इसके किनारे आप देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है। दूसरा कंस्ट्रिक्टेड, ये ऐसे गड्ढे गड्ढे से पाई जाती है, जिससे कंस्ट्रक्टेड होती है। पॉड कलर, एक ग्रीन होता है, दूसरा येलो होता है। फ्लावर कलर, एक पर्पल होता है, दूसरा व्हाइट कलर का होता है। अब देखो फ्लावर की लोकेशन भी इन्होंने लिया था, मतलब एक में एक्सियल फ्लावर पाए जाते हैं और दूसरे में टर्मिनल, वही साइमोस और रेसिमोस वाला चक्कर है, ठीक है ना? प्लांट का साइज, कुछ में एक प्लांट टॉल होता है, एक प्लांट डॉर्फ होता है। इस तरह से इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिया, है ना? आप देखोगे कि हमने राउंड का हम लोग कैपिटल आर लेते हैं, ये जो सिंबल लेते हैं, तो हम इसका सिंबल लेते हैं ऐसे कैपिटल आर आप कहते हो, और इसको आप लिखते हो स्मॉल आर। इसी तरह से येलो को हम लोग लेते हैं कैपिटल वाई, और इसको आप लेते हो स्मॉल वाई। हमको डायहाइब्रिड क्रॉस में की जरूरत पड़ेगी, ये तो क्रॉस पे नहीं यूज होता है ना। टॉल के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जीन्स लेते हैं कैपिटल टी, इसका हम लोग ले लेते हैं स्मॉल टी ले लेते हैं, है ना? फ्लावर का नहीं दे रखा, पर्पल का वैसे ऐसे लेते हैं, कैपिटल पी, स्मॉल पी, हालांकि ये भी आपके में नहीं है, ठीक है? तो ये हम लोग सिंबल ले लेते हैं, राइट? क्लियर है ना? Yes, sir. तो मेंडल ने आखिर एक्सपेरिमेंटल प्लांट पी ही क्यों लिया था, ये बात भी आप याद रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, क्या मेंडल का कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये मिस हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? हालांकि दे रखा है आपके चैटिंग में भी दे रखा है। आप देखो मेंडल ने आखिर पी को ही गार्डन प्लांट क्यों चुना, ठीक है? उसका लाइफ स्पान कम होता है ना? कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, अ, और जनरेशन इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं नॉर्मली, है ना? सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग करा सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी इसमें कराया जा सकता है, ठीक है? और इसको मेंटेन करना इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है? अब देखो मेंडल का हम लोग सबसे पहले आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, है ना? तो प्रोजेनी हो गया, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो मेंडल ने, अब एक और खास बात हम लोग करते हैं, तो मेंडेलियन लॉ। जब हम मेंडेलियन लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक।
ये कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है? मतलब जीन्स जोड़े में पाए जाते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि अगले जनरेशन में जाने से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक पेयर में पाए जाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते हैं या अलग-अलग हो जाते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनमें जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट जनरेशन में F1 में डोमिनेट हो जाता है और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। फोर्थ है लॉ ऑफ क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Independent assortment. उसका ये कहना है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के साथ जाने के लिए फ्री है, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है जिसमें कि दोनों एक साथ रहें, ठीक है ना? ये मेंडल के लॉज हैं, पहली खास बात। दूसरी खास बात आपको मैं ये बताऊं कि मेंडल ने एज सच कोई लॉ नहीं दिया। मेंडल की डेथ हो गई 1900 में। मेंडल अपनी बात को कहते रहे और मेंडल ने की बात को किसी ने नहीं सुना। द रीजन बिहाइंड इट कि वो जो एज था, साइंटिफिक एज था, उस पूरे एज में जो डोमिनेट करने वाला साइंटिस्ट था, ही वाज डार्विन। डार्विन का इतना इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि मेंडल जैसे आदमी को कोई सुनने वाला नहीं था। सेकंड इंपॉर्टेंट ये बात थी कि मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन, सो ही वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। वो एक मैथमेटिक्स के बंदे थे और वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, एंड ही वाज नॉट दैट मच पॉपुलर, इसलिए लोगों ने मेंडल को सुना नहीं। मेंडल के ना रहने के बाद तीन साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा मेंडल ने इनमें से कोई लॉ नहीं दिया। तीन साइंटिस्ट थे, एक था कॉल्स कोरेंस, कॉल्स कोरेंस, है ना, इवन टेस्मार्क, एक और था, कौन था तीसरा वाला, कौन सा था? कोरेंस था, टेस्मार्क था, कौन था? आशा, उस थर्ड साइंटिस्ट, एक और था, बताओ भाई। नहीं, अरे ऐसे नहीं करो, बताओ। ऐसा मैंने लिखवाया हुआ था, टेस्मार्क, कॉल कोरेंस और ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। ये कार्ल्स कोरेंस, इवन टेस्मार्क और ह्यूगो डिवरीज तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, तीनों अलग अलग जगह के साइंटिस्ट थे। तीनों ने मिलकर के मेंडल के वर्क को दोबारा से क्या किया, एग्जामिन किया, और इन्होंने बोला कि भाई मेंडल तो सही कह रहा था। तो मेंडल के ना रहने के बाद इन्होंने रूल्स को बनाया, इन्होंने लॉस को बनाया। सो एक्चुअली जो लॉस हम लोग पढ़ते हैं वो कॉल्स कोरेंस, टेस्मार्क, इवन टेस्मार्क और ह्यूगो डिवरीज के हैं, ना कि मेंडल के हैं। मेंडल ने ये बात कही थी और अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया हुआ था, ये बात भी आप याद रखिएगा एडिशनली, ठीक है? ओके, आप इसमें एक दो चीजें और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ये पहला वाला बताता हूँ। मैंने ये तो बता दिया, आपको जहां पे डाउट हो और जो भी लिखवाना हो वो बताते आइएगा, ठीक है ना? एक और बात समझिए, कौन आप में से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस? सर क्या? रेसिप्रोकल क्रॉस, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? तब पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस करा देना। ना भाई, बता चुका हूं मैं, रिवीजन करो। आशा, फौजिया बताओ, मेघना, क्या बताया? मेल फीमेल, अरे शाबाश, वेरी गुड। देखो इस बार क्या हुआ, हमने पॉलन ग्रेन, एक का क्या लेते हो आप, पॉलन ग्रेन लेते हो, दूसरे का क्या लेते हो, पिस्टिल लेते हो। तो हमने क्या किया कि पहले क्या किया, एक एक्स प्लांट था, इसका पॉलन ले लिया और वाई प्लांट का पिस्टिल ले लिया पहली जनरेशन में। दोबारा हमने फिर से क्रॉस कराया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब हम क्रॉस कराएंगे तो पॉलन ग्रेन वाई का ले लेंगे और एक्स का पिस्टिल ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। एक्सचेंज ऑफ गैमीट
ड्यूरिंग क्रॉस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। ऐसा हम लोग करते हैं, और रेसिप्रोकल क्रॉस में भी रिजल्ट सेम आने चाहिए कायदे से, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और लिखो, जॉनसन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, Johnson used the term gene. Johnson used the term genes for the Mendelian factor. For the Mendelian factor. इसी में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट बना के लिखना। Johnson used the term genes for Mendelian factor. फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे। An American scientist Morgan, he showed that genes are carried on chromosome. That genes are carried on chromosome. जॉनसन ने कहा कि मेंडल जिसको फैक्टर कह रहा है एक्चुअल में वो जीन्स है, और मॉर्गन ने कहा कि भाई ये जो जीन्स है, ये जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम किसने बताया था? Who given term क्रोमोसोम? वाल्डेयर ने कहा कि देयर आर अ सर्टेन फिजिकल यूनिट, दे आर क्रोमोसोम्स which bear genes. First, law of paired characteristic. The first law of heredity, the law of unit factor or paired factor. The first law of heredity is law of unit factor or paired factor. It states that heredity characteristics are controlled by factors and there is a pair of factor and there is a pair of factor for each characteristic. And there is a pair of factors for each characteristic. मेंडल को जीन्स या क्रोमोसोम के बारे में कोई पता नहीं, तो उसने कहा कि देखो हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कुछ फैक्टर पाए जाते हैं और फैक्टर हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। सेकंड जो लॉ जेनेटिक्स का है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, आप जानते हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये मतलब है कि दो कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक होगा
होगा जो डोमिनेट करेगा और दूसरा रिसेसिव हो जाएगा, है ना? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं आपको दिखाता जाता हूँ स्क्रीन में। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताओ व्हाट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस? सब मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं और डाइहाइब्रिड में 2। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको F1 और F2 दोनों तक दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं आपको क्रॉस दिखा रहा हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लगता है देखो, मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये डायग्राम नहीं मिल रहा। डोमिनेंस आपको सबको पता ही है। देखो, मेंडल ने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने क्या किया कि एक टॉल प्लांट ले लिया।
टॉल प्लांट वो थे जिसमें कि जिसकी कि अप्रॉक्सिमेटली जो लेंथ थी वो 10 से 12 सेंटीमीटर थी। तो टॉल के लिए उन्होंने जो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लिया वो लिया कैपिटल टी और दूसरा उन्होंने एक शॉर्ट प्लांट ले लिया या डॉर्फ प्लांट ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप एक बात समझिएगा, होमोजाइगस सिचुएशन क्या होती है? होमोजाइगस का मतलब होता है जब किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में दोनों ही जीन्स एक तरह हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी। जब दोनों ही जीन के पेयर एक ही जैसे हैं तो उसको हम होमोजाइगस सिचुएशन कहेंगे। दूसरी कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस सिचुएशन। तो हेटेरोजाइगस सिचुएशन क्या होती है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना? या स्मॉल टी और कैपिटल टी, जब पेयर में दोनों जीन्स अलग-अलग हों, तो इसको हम हेटेरोजाइगस सिचुएशन कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले ये हम इसको पी जनरेशन बोलते हैं। पी जनरेशन बोलने का मतलब ये होता है पैरेंटल जनरेशन, पी का मतलब होता है पैरेंटल जनरेशन। तो हम पहले पैरेंटल जनरेशन लेते हैं। जब भी हम क्रॉस कराते हैं और पैरेंटल जनरेशन लेते हैं, तो हमेशा पैरेंटल जो जनरेशन लेते हैं, वो हमेशा लेते हैं क्या? होमोजाइगस सिचुएशन लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि होमोजाइगस सिचुएशन क्या होती है? प्योर कंडीशन होती है, प्योर सिचुएशन होती है। अब हम क्या करते हैं कि कैपिटल टी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पैरेंट के अंदर अब सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो पैरेंट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी या गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो आपको पता है कि ये बात मेंडल को नहीं पता थी, लेकिन मेंडल ने ये बात बता दी थी। मेंडल को मियोसिस नहीं पता थी। मेंडल ने बोला हमेशा आप देखो गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है। मेंडल को ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं थी। मेंडल ने ये बात लेकिन बता दी कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होती है। इनडायरेक्टली मेंडल ने बताई, है ना? उसने कहा कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो ये फैक्टर्स होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। यही बात तो मेंडल ने बोली थी और ये कब होता है? मियोसिस के कंडीशन में। तो आप देखिए, आपको पता है, अब तो आप हम सब लोगों को पता है कि मेयोसिस होती है। तो गैमीट का जब फॉर्मेशन होता है, तो मेयोसिस के टाइम पे पॉलन ग्रेन बनते हैं और पॉलन ग्रेन बनने मेयोसिस होने की वजह से ये जो फैक्टर होते हैं, ये आपस में अलग-अलग हो जाते हैं। इसी को भाई साहब हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे मेल के, चाहे आप ह्यूमन्स की बात करो, ह्यूमन्स में भी जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों अलग हो जाते हैं। ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही तो है। तो दोनों फैक्टर जो होते हैं ये आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने के बाद अब देखिए, उसने बोला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब होता है कि ये वाला जो कैपिटल टी है, ये इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है और इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है ना? तो ये वाला जो कैपिटल टी है, ये इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है और इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है। रिजल्टेंट में क्या बनेगा? रिजल्टेंट में आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी बनेगा। हेटेरोजाइगस सिचुएशन होगी। कैपिटल टी, स्मॉल टी बनेगा। उसी तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब हुआ कि इसने ये बोला कि ये जो दूसरा वाला है कैपिटल टी, ये भी आपस में किसी के साथ जाने के लिए फ्री है। ये ये वाला जो कैपिटल टी है, ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। तो ये दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ जाने के लिए फ्री हैं। ये कंपल्सन नहीं कि ये वाला कैपिटल टी इसी के साथ में जाएगा या ये वाला कैपिटल टी इसी के साथ में आएगा। ये कोई भी गैमीट किसी के साथ जाने के लिए फ्री है। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है? अब गैमीट फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये जो पहली जनरेशन बनी, गैमीट बनने के बाद, इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्या मतलब होता है? F का मतलब होता है, इसे मतलब होता है फिलियल वन जनरेशन, फिलियल वन जनरेशन। फिलियल वन का मतलब होता है पहली जनरेशन, है ना? तो फिलियल वन जनरेशन में हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें देख पाते हैं। ये जितने हैं सब हेटेरोजाइगस हैं, ऑल हेटेरोजाइगस। और हमने जब यहाँ पर देखा कि जितने भी प्लांट हैं, दे ऑल टॉल प्लांट, ठीक है? तो इसको हम टॉल प्लांट, अब देखो, यहाँ पर फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? फिनोटाइप का मतलब हुआ फिनोटाइप, है ना? तो फिनोटाइप का मतलब होता है वो दिखने में कैसे हैं? ऑल टॉल। तो हम इस रेशियो को क्या बोलेंगे? तो फिनोटिपिक रेशियो होगा 4:0। चाहे आप इसको 4:0 बोलिए और चाहे इसको हम लोग बोल सकते हैं 1:1:1:1। दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर हम जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप क्या है?
जब आप जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो भी यही है, सबका जीनोटाइप सेम है, 4:0 या 1:1:1, है ना? तो यहाँ पर ऑल टू ऑल। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का यही मतलब होता है कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है और दूसरे को नहीं रिप्रेजेंट करने देता है। यहाँ पर जो अपने आप को F1 में रिप्रेजेंट कर ले, वो क्या है? उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और दूसरा जो अपने आप को ना रिप्रेजेंट कर पाए, उसको हम रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक की कहानी में Yes, किसी sir. को डाउट? फौजिया, मेघना, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, और जहां पर आपको लगे कि कुछ मुझे नोट डाउन कराने की जरूरत है, वहां पे मैं नोट डाउन। हालांकि जेनेटिक्स इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हर जेनेटिक्स में हर चीज को क्लियरली बस समझने की जरूरत है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए, अब क्या होता है कि हम इनकी सेल्फिंग करवाते हैं। अब सेल्फिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फिंग का मतलब होता है आपस में जो प्रोजनी होते हैं इन्हीं का क्रॉस करवा देना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने क्या किया, इनमें से कोई सा भी दो आप चूज कर लो। तो हमने क्या किया, इनमें से कोई सा भी दो चूज कर लेते हैं, कि ये वाला चूज कर लेते हैं, कि ये वाला चूज कर लेते हैं, कोई सा भी दो चूज कर सकते हैं और आपस में इन्हीं का क्रॉस करवा देते हैं। अब हमने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, है ना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो, अभी पिछले वाले क्रॉस में मैंने आपको दो चीजें बताई। क्या चीज बताई? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमीट सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेशन, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी के साथ जाने के लिए फ्री है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप देखो यहां पर, देखिए अब हमने क्या हुआ कि ये F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग करवा दी। तो सेल्फिंग करवाई किसकी? F1 की। फिर से वही गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि गैमीट आपस में, आप देखिए F1 में यहां पर दोनों ही तरह की गैमीट रिप्रेजेंट हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहां पर गैमीट जब आपस में एक साथ रहते हैं तो ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं आपस में, ये फिर से एक साथ रहते हैं और फिर से सेग्रीगेट हो जाते हैं। गैमीट डू नॉट ब्लेंड विद ईच, ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाए और अगला जो प्लांट बने वो ना टॉल हो ना शॉर्ट हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमीट बन गए। अब उसके बाद अब ये F2 जनरेशन बनेगी। F2 मतलब फिलियल 2 जनरेशन, मतलब दूसरी जनरेशन। अब यहां पर फिर से वही सीन, ये इसके साथ जाने के लिए फ्री है और इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके बाद फिर वही सिनेरियो, जो ये है ये इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है और ये इसके साथ भी जाने के लिए फ्री है। तो आप देखेंगे स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। आप देखो यहां पर ये दोनों एक ही जैसे हैं। ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, और ये दोनों क्या है? दे आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, है कि नहीं है? है ना? और तो देखो इनका जीनोटिपिक रेशियो कैसा हो गया? तो जीनोटिपिक मतलब जीन्स का रेशियो कैसा हो गया? तो इनका जीनोटाइप जब देखा जाएगा F2 जनरेशन में, हमने अभी एक कैरेक्टरिस्टिक लिया है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जब हम कोई एक कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया, वो क्या था? दैट इज हाइट ऑफ प्लांट,
हाइट ऑफ प्लांट, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में रेशियो क्या था, तो F1 में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रेशियो 4:0 था, काहे का, जीनोटाइप का, और फिनोटाइप का भी कैसा था, 4:0 ही था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा पीछे वाले पेज में। अब जब हम बात करते हैं F2 की, तो F2 में जीनोटाइपिक रेशियो कैसा है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और एक हेटेरोजाइगस रिसेसिव, तो 1:2:1 का रेशियो आ गया। लेकिन अब हम फिनोटाइप देखेंगे, ये देखने में कैसे हैं फिनोटाइप, तो देखो फिनोटाइप में क्या है भाई साहब, फिनोटाइप में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये तीनों टॉल होंगे कि नहीं होंगे, और एक क्या होगा, सिर्फ एक ही शॉर्ट होगा। तो यहां पर देखने में कैसा, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल रेशियो देखने में कैसे हैं, तो हम कहेंगे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1 का रेशियो है, ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। क्लियर? यस सर। फौजिया, मेघना, यस सर। ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करेंगे, अब देखो हम अगर रेसिप्रोकल क्रॉस भी करवाएं तो भी हमारा F1 में रेशियो 4:0 आना चाहिए, 4:0 आना चाहिए, और F2 में हमारा रेशियो 1:2:1 का और 3:1 का आना चाहिए। रेसिप्रोकल क्रॉस पे मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये मान लीजिए, देखो यहाँ पे तो दोनों जीनोटाइप, एग्जांपल के तौर पे पहले हमने क्या लिया था कि मेल प्लांट टॉल ले लिया था और फीमेल प्लांट शॉर्ट ले लिया था। अब हम दोबारा फिर से रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे, तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे तो उल्टा करा देंगे, ये फीमेल वाला टॉल ले लेंगे और मेल वाला शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस में भी रेशियो सेम क्यों आता है, मेल फीमेल चेंज होने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या? यहां पर मेल फीमेल चेंज होने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि दोनों सेम है। ना ना ना, सेम का है, एक बार तो हमने टॉल लिया, एक बार शॉर्ट लिया, रेशियो में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? बताओ भाई। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ना ना, अच्छा तुम सब लोग तो देखो 12th कर चुके हो, पढ़ चुके हो ना, हमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। आप देखो एक बात समझो, अगर मैं एक ऐसी फीमेल ले लूं जिसको कि हीमोफीलिया हो, और ऐसा मेल ले लूं जिसको हीमोफीलिया ना हो, तो आपको पता है कि सब लड़कों को हीमोफीलिया हो जाएगा, और जितनी लड़कियां होंगी वो सब कैरियर होंगी। अब मैं उल्टा कर देता हूं, एक मेल ले लेता हूं जिसको हीमोफीलिया है, और एक फीमेल ले लेता हूं जिसको कि हीमोफीलिया नहीं है। इस केस में किसी भी लड़के को हीमोफीलिया होने का कोई चांस नहीं है, और लड़कियां कैरियर होंगी। पहले वाले केस में जब हीमोफिलिक फीमेल ली गई तो सब लड़कों को हीमोफीलिया हो गया। इस वाले केस में जब हीमोफिलिक मेल लिया गया तो किसी भी लड़के को हीमोफीलिया नहीं हुआ। तो यहां पर हीमोफीलिया वाले केस में मैंने जब मेल फीमेल चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल क्रॉस किया, तो रिजल्ट मेरे चेंज हो गए। लेकिन यहां पे पी वाले केस में जब मैंने मेल फीमेल लिया तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता। ऐसा क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया तीनों लोगों को? हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिजीज है ना, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज। राइट। ये और ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। नहीं बेटा, वहां भी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो मतलब होता है कि गैमीट का ये अलग अलग हो जाना, मियोसिस होना इस गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो इसमें तो बीमारी कहाँ है? बीमारी नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो है ही ना बेटा। जेनेटिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं कि ये बीमारी है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक बीमारी है कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है।
थोड़ा सा तुम लोग मिस कर रहे हो, थोड़ा सा मिसिंग कर रही हो, ऐसा थोड़ा सा। यू आर क्लोज टू द आंसर बट यू आर नॉट हिटिंग द प्रॉपर एट प्रॉपर पॉइंट। फौजिया, मेघना बताओ। अच्छा, क्यों ऐसा है? क्वेश्चन तो समझ गई ना तुम मेरा? बोलो 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 भाई, नहीं समझे क्वेश्चन? बोलो। देखो, सिंपल सी बात है यार, जो पहले वाला है हीमोफीलिया, वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, समझे? मतलब कि वो सेक्स क्रोमोसोम में कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किस में मौजूद है? ऑटोसोम में। आप समझ आया? यस सर। मेंडल को कहा जाता है कि मेंडल वॉज ब्लेस्ड विद गॉड, क्योंकि मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक लिए। तो पहली बात, सातों ऑटोसोम में मौजूद थे, इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस कराने में भी रिजल्ट सेम आया, पहली बात। दूसरी बात, सातों कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग क्रोमोसोम के सेट में मौजूद थे। अगर इनमें से कोई सा भी 2 कैरेक्टरिस्टिक मेंडल के, अगर इनमें से कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्रोमोसोम में मौजूद होता, तो भाई साहब मेंडल का सब किए धरे पे पानी फिर जाता। समझ में आया? जैसे हमारे 23 क्रोमोसोम हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक लिया, वो एक क्रोमोसोम में है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दूसरे क्रोमोसोम में। ऐसा हुआ मेंडल के केस में। अगर ऐसा होता कि एक क्रोमोसोम के अंदर टॉल वाला भी जीन्स मौजूद है और दूसरा फ्लावर के कलर वाला भी जीन्स मौजूद है, अगर ऐसा होता तो लिंकेज हो जाता, जिसकी वजह से, लिंकेज और क्रॉसिंग और होने की वजह से मेंडल के रिजल्ट गड़बड़ा जाते। लेकिन मेंडल ने, ये कहा जाता है कि ही वाज ब्लेस्ड विद गॉड, ठीक है? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने जितने कैरेक्टरिस्टिक चूज किए वो अलग अलग मौजूद थे, इसलिए मेंडल के केस में ऐसा नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट मेंडल इज ब्लेस्ड विद गॉड। क्लियर भाई? बोलो भाई, कोई डाउट है अभी यस तक? सर। सब लोग को क्लियर है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक, ओके। अब देखो, हम लोग आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ठीक है, पहले डाई हाइब्रिड बताता हूँ, फिर बाकी चीजें समझाता हूँ। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक, है ना? समझो, थोड़ा थोड़ा कर, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ये पी का प्लांट लिया और उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया। अब देखो दोनों कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन थे? एक तो हमने लिया ये वाई, कैपिटल वाई, है ना? और दूसरा आप देख पा रहे होंगे स्मॉल वाई। तो ये क्या है? दिस इज कलर ऑफ सीड कोड। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो कलर ऑफ सीड कोड में कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करता है येलो को, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, और दूसरा क्या हुआ? ग्रीन। तो हमने एक तो कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, क्या? सीड का कलर क्या होगा। दूसरा आप देख पा रहे हैं, हमने एक जीन्स लिया है कैपिटल आर और दूसरा लिया स्मॉलर। थोड़ी देर पहले हम ये इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल आर का मतलब होगा सीड का जो शेप होगा वो राउंड होगा, और दूसरा कहता है स्मॉल सीड का शेप होगा रिंकल्ड होगा। तो यहाँ पे इसको हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया, कौन कौन से? एक तो कलर ऑफ सीड और दूसरा शेप ऑफ सीड। इसीलिए इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए। अब भाई होगा क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पेरेंटल जनरेशन है, तो इसको हमने पी जनरेशन बोला। पेरेंटल जनरेशन में जब आप कैपिटल वाई, है ना, और ये कैपिटल आर, इसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल
इनके जब गैमीट बनाओगे तो आप पहले इनमें क्रॉस कराओगे। तो आप इसका जब भी क्रॉस कराओगे तो आप देखो आपको एक ही तरह की, यहाँ पे देखो, इसका इससे कराओगे, है ना? तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। फिर इसका इससे कराओगे, क्या बनेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। फिर इसका इससे कराओगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इसका इससे कराओगे, कैपिटल वाई, कैपिटल। किसी भी केस में आपका जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल वाई, कैपिटल आर बनेगा। ठीक है? यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि आप इसका इससे कराओ क्रॉस, तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर बनेगा। आप इसका इससे कराओ क्रॉस, स्मॉल वाई, स्मॉल आर बनेगा। चारों ही केस में यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल आर बनेगा, है ना? तो यहाँ पर इस वाले का जो गैमीट बना वो कैपिटल वाई, कैपिटल आर बना। ये चीज़ यहीं पे लोग जब आप बोर्ड में एग्ज़ाम देते हो आप यहाँ पे मिस कर जाते हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे मिसिंग हो जाती है और आपको रिकॉल नहीं होता और आप क्रॉस नहीं बना पाते और ये आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा अगर डायहाइब्रिड क्रॉस आई और आता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब जब हम इनका आपस में क्रॉस कराएँगे, तो इनका आप आपस में क्रॉस कराओगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, है ना? ये बन जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आपका ये बन गया। क्या? तो हमने दोनों को जब क्रॉस कराया तो हमारा बना जाकर के क्या? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसके बाद अब ये आपकी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में ये F1 जनरेशन तो सभी प्लांट यही बनेंगे, चारों प्लांट यही बनेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, है ना? तो आप देखो यहाँ पर जब आप इनका फिर से क्रॉस कराओगे, तो जब फिर से आप क्रॉस कराते हो, तो आप क्रॉस कराने के पहले आप गैमीट बनाते हो। तो दोबारा ये जो आपको दिख रहे हैं, ये गैमीट दिख रहे हैं। अब दोबारा F1 के बाद जब इनकी सेल्फिंग कराओगे, है ना? तो इसकी गैमीट का फॉर्मेशन करोगे। तो सेल्फिंग के टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होगी। गैमीट फॉर्मेशन में क्या बनेगा? समझिए बात को, ध्यान समझिएगा। ये 2 जगह बस मिसिंग होती है जब आप क्रॉस बनाते हो। कैपिटल वाई, कैपिटल आर। फिर इसका कराते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर। फिर क्या करते हैं? स्मॉल वाई, कैपिटल आर। फिर क्या बनाएँगे? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये देखिए, इसको हमने यहाँ रख दिया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया। हमेशा याद रखना ये वाला जो ये पनेट स्क्वायर है, इसको पनेट डिज़ाइन किया था। इस वाले में हमेशा ओवा रखेंगे और इस वाले में हमेशा क्या रखेंगे? पॉलन रखेंगे। अगर ये बात मेल फीमेल की होती, ह्यूमन्स की होती, तो ऊपर वाले में रखते स्पर्म और नीचे वाले में गैमीट रखते। हमेशा ये पनेट स्क्वायर का रूल है कि इस एक्सिस में पॉलन रखे जाएँगे और इस एक्सिस में ओवा रखे जाएँगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? कैपिटल वाई आपने यहाँ रख दिया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ऐसे करके रख दिया, ऐसे। अब हमने क्या किया? इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, यहाँ रख दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, यहाँ रख दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, यहाँ रख दिया। इस तरह से हमने रख दिया। तो जब आपने देखा तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 जो बनेंगे वो येलो राउंड बनेंगे, ठीक है? 3 जो बनेंगे ये ग्रीन राउंड बनेंगे। आप देखिए ये क्या है? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला भाई साहब डोमिनेंट है ना? समझ रहे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला है, ये वाला। नीचे वाला क्या है? ये हाइब्रिड है। ये वाला क्या है? ये भी हाइब्रिड है। तो 3 बनेंगे येलो रिंकल और ये क्या है? ये प्योर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे और 1 ये बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे जीनोटाइपिक जो रेशियो जो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, ये होगा 9:3:3:1। मैं आपको एक अच्छा चलो पहले इसको वो करो। इसको आप लोग समझो पहले और बताओ कहीं पे कोई दिक्कत हो? पहले ये बताओ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तीनों लोग बताओ जल्दी से। Take this screenshot and let me know. Done, sir. Done? Fozia? मेघना? यस सर, डन। Done? समझ में आ गया? जी सर।
ठीक है, तो चलो अब मैं अगली जो चीज पूछने वाला हूँ, तो मैं अगली चीज आपसे ये पूछने वाला हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल डाइहाइब्रिड क्रॉस आर द क्रॉस ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक स्टेटमेंट है, ऑल डाइहाइब्रिड क्रॉस आर द क्रॉस ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बताओ, बोलो। तो सही है। प्रूफ तो करके दिखाओ कैसे सही है, ये तो बता दो। तो YYRR में भी 2 कैरेक्टर हैं, येलो और हाँ, नहीं? हाँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसलिए बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा। समझा चुका हूँ आपको, याद नहीं है? ये एक्सप्लेन करना है। बताओ, प्रूफ करके बस दिखा दो, एक्सप्लेन नहीं करो, प्रूफ कर दो। रिकॉल करो सर थोड़ा सा। हाँ, YYRR बना है, वो भी तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बना है, नहीं? अच्छा चलो, तो एक काम करो, मुझे एक चीज और बता दो, हो सकता है आपको रिकॉल हो जाए। आप मुझे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताओ F2 जनरेशन का। मेघना बता सकती हो? F2 जनरेशन का रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कोई करवाता नहीं, करवा नहीं सकते तो पेज भर जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। 64 बनाने पड़ेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। 27999 वो वाला? हाँ, 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 कैसे 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 होगा, वही जानना चाह रहा हूँ, आप समझ में आया? क्या? हाँ, वो 3:1 3:1 3:1 को 3 बार रख के फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा था, यही तो जानना चाह रहा था। अच्छा। देखो, ये बात प्रूव होती है। मेरे पास 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था? 3:1, यही था ना? था कि नहीं? यस सर। था। और 3:1, है ना? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब 1 से करता हूं। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, आ गया कि नहीं आ गया? समझ आया? तो यस सर। प्रूफ हो गया कि नहीं? ऑल डाई हाइब्रिड क्रॉस आर क्रॉस ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। प्रूफ हो गया? अब अगर मुझे F2 जनरेशन अगर मुझे F2 निकालना पड़े किसका? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, मैं क्या करूंगा? एक 3:1 और ले लो, कर दो मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, रख दो। समझ आया ना? यस फिर सर। से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, और फिर रख देंगे। ऐसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, रख देंगे, निकल आएगा कि क्या रेशियो होता है। तो ऑल, तो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, तो चाहे एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो क्रॉस है। ठीक है? सो ये बात, अगर कभी ऐसा आ जाए, और आपको ना याद हो, तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे आपको रिजल्ट निकालना है। ठीक है? तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, एक चीज और समझ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट शॉर्टमैन। कंप्लेंट डोमिनेंस के बाद बताऊं।